गरीब की मेहनत। सुनिए जी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। अब हम क्या करें? कुछ ही देर में झोपड़ी के अंदर पानी घुस जाएगा, सारे बिस्तर और सामान गीला हो जाएगा। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, तुम बच्चों के पास रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहने के बाद राजेश चला जाता है। वो भीगता हुआ अपने दोस्त हेमंत के घर जा पहुंचता है। हेमंत भाई, जरा दरवाजा खोल। हेमंत, अरे भाई मुझे तेरी जरूरत है, जल्दी दरवाजा खोल। हेमंत दरवाजा खोलता है। सामने राजेश बारिश में भीगा हुआ नजर आता है। अरे राजेश, तू इतना बारिश में कैसे भीग गया? क्या हुआ? क्या परेशानी है? अरे बारिश बहुत तेज हो रही है और तुझे पता है मैं झोपड़ी में रहता हूँ। पानी अंदर चला गया तो दिक्कत आ जाएगी। कुछ दिन पहले ही तूने अपने मकान पूरा करवाया है। पहले तू भी झोपड़ी में रहा करता था, लेकिन तेरी झोपड़ी के ऊपर त्रिपाल थी। वो त्रिपाल मुझे दे दे भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे भाई, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने मकान बनते ही सारा झोपड़ी का सामान कूड़े के खत्ते पर फेंक दिया था। हेमंत की बात सुनते ही राजेश फौरन बारिश में भीगते हुए कूड़े के खत्ते पर पहुंच जाता है, जहां उसे वो पन्नी की त्रिपाल दिखाई देती है। वो उस पन्नी की त्रिपाल को उठाता है और अपनी झोपड़ी के पास ले आता है, जिसके बाद वो बारिश में भीगते हुए झोपड़ी के ऊपर त्रिपाल को लगाता है। अरे आज की रात किसी तरह गुजर जाए, कल कोई किराए का मकान ढूंढता हूँ। पन्नी की त्रिपाल लगाने के बाद वो झोपड़ी के अंदर जाता है, जहां उसकी पत्नी ललिता झोपड़ी के अंदर से पानी साफ करने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा हुआ आपने त्रिपाल लगा दी, अब झोपड़ी के अंदर पानी नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा पानी अंदर आ गया था तो मैं उसे साफ कर रही हूँ। तभी ललिता के बच्चे उससे कहते हैं, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माँ, हमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, पेट में दर्द भी हो रहा है। थोड़ा सा सब्र करो बच्चों, बारिश जैसे ही कम हो जाएगी मैं चूल्हा जलाऊंगी, उसके बाद तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ललिता बहुत देर तक बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है, लेकिन बारिश का थमना नामुमकिन था। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं जब बारिश रुक जाती है। अच्छा हुआ बारिश रुक गई, मैं खाना बना देती हूँ। मिट्टी का चूल्हा जो कि बारिश में बह गया था, वहीं लकड़ियाँ भी सारी गीली हो गई थी। इस वक्त खाना बनाना तो मुश्किल है, अब हम लोग क्या करें? हम दोनों तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखेंगे? एक काम करती हूँ, काकी के घर जाती हूँ और उनसे बचा हुआ खाना मांग लेती हूँ। ललिता काकी के घर जाकर बचा हुआ खाना ले आती है और उसे अपने बच्चों को खिला देती है। आधी रात के बाद वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही दोनों मियाँ बीवी कमाने के लिए एक कोयले की खदान में पहुंच जाते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अजी ऐसे मेहनत करूंगी तो पता नहीं शाम तक मेरी क्या हालत होगी। तभी वहां रघुवीर आ जाता है और सभी मजदूरों को बोलने लगता है, अरे ये क्या, हौले हौले काम कर रहे हो? अगर इस तरह काम करोगे तो शाम तक भी काम खींच नहीं पाओगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। उसकी बात सुनते ही मजदूर काम करने में लग जाते हैं। तभी ललिता की सहेली ममता चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे कोई पानी लेकर आओ, ये बेचारी बेहोश हो गई, कोई इसकी मदद करो, कोई पानी लेकर आओ। ललिता जोर से चिल्लाती है, जिसके चलते ममता के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने यहाँ? सभी लोग अपने अपने काम में लग जाओ। अगर कोई भी मुझे फालतू खड़ा हुआ नजर आया तो मैं उसे काम से निकाल दूंगा। रघुवीर के कहने पर सभी लोग ममता को बेहोशी की हालत में छोड़कर काम में लग जाते हैं। जिसके बाद रघुवीर एक गिलास में पानी लेकर आता है और ममता के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद बेचारी ममता को होश आ जाता है और वो उठ खड़ी होती है। रात को बारिश के चलते घर का चूल्हा नहीं जल पाया, इसीलिए भूखे पेट ही सुबह काम करना पड़ा साहब। मुझे थोड़ा सा आराम करने के लिए मिल सकता है क्या? ठीक है, उधर पेड़ के पास जाकर बैठ जाओ। ममता के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी एक औरत उसे अपने झोले से 2 सूखी रोटी और प्याज लेकर जाती है, जिसके बाद ममता वो खाकर थोड़ी देर आराम कर लेती है और फिर से काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही पूरे दिन मजदूर अपनी पूरी मेहनत करते। शाम होते होते सभी लोग लाइन में लग जाते और अपनी मेहनत के पैसे लेने लगते। एक के बाद एक सभी लोग पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी ममता की बारी आती है। अरे साहब, ये क्या? ये तो मेरी पूरी दिहाड़ी का आधा हिस्सा है।
इससे मेरा क्या होगा? मेरे घर पर मेरे बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी माँ है, मैं उनका ख्याल कैसे रखूंगी? ये सब तो तुम्हें आराम करने से पहले सोचना चाहिए था। या तो तुम यहाँ आकर आराम कर लो या फिर मेहनत करके पैसा कमा लो। अब जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू का समय नहीं है। बेचारी ममता वहां से जा रही होती है कि तभी ललिता उसे देखकर कहती है, बहन चिंता मत करो, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। एक दिन उसे हम गरीबों की मेहनत भी नजर आएगी और इन जैसे जल्लाद लोगों की लालसा और कमीनापन भी दिखाई देगा, और एक दिन इसका भुगतान इन्हें भुगतना होगा। मानो उस समय ललिता की जुबान पर सरस्वती का वास हो। ऐसे ही उस रात बहुत तेज आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है, जिसके चलते गरीबों की झोंपड़ी तक उड़ जाती है। हे भगवान, हमारी झोंपड़ी तो उड़ गई, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सूरज, गुनगुन, यहाँ आओ मेरे पास। ललिता अपने पति के साथ अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। वहीं शोभा की झोपड़ी अचानक से उड़ जाती है, जिसके चलते वो भी उसी पेड़ के नीचे अपने पति और अपने परिवार को लेकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, हम गरीबों को क्यों सता रहा है? अरे सताना है तो उन लोगों को सता जो हम जैसे गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं। शोभा इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ एक आदमी भागता हुआ आता है और गांव वालों से कहता है, अरे अपनी अपनी जान बचाओ, बांध का पानी गांव में आने वाला है, बांध टूटने वाला है, ये पूरा गांव तहस नहस हो जाएगा, अरे कोई नहीं बचेगा, ऊपर पहाड़ियों की तरफ चलो अगर अपना परिवार बचाना है तो। उस आदमी की बात सुनते ही गांव के सभी लोग अपना जरूरी सामान बांध लेते हैं और पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। देखते ही देखते एक के बाद एक सारे गरीब पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जितने भी अमीर और पक्के मकान में रहने वाले लोग थे वो अपने घरों में बेखबर सो रहे होते हैं। तभी अचानक से बांध टूट जाता है और गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते अमीर और गरीब सभी के घर टूटकर तहस नहस हो जाते हैं और कई घमंडी लोग उस बाढ़ में ही डूबकर मर जाते हैं। हम गरीब लोग तो बच गए, लेकिन वो देखो, रघुवीर वहां पानी में डूब रहा है। आखिरकार भगवान ने उसे उसकी सजा दे ही दी। सुबह तक गांव का सारा पानी खत्म हो जाता है और पूरा गांव सूख जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग वापस अपने गांव में आते हैं और पूरे गांव की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। अब गांव की एक नई शुरुआत होनी और हम सभी को मिलकर मेहनत करनी होगी। वो सभी गांव वाले गांव की हालत ठीक करने में जुट जाते हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी बक्से में खूब सारा पैसा मिलता है। हो न हो, ये रघुवीर का पैसा होगा जो उसने हमसे डबल मेहनत करवाकर इकट्ठा किया है। राजेश वो सारा पैसा गांव के सभी लोगों में बांट देता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने अपने पैसों से अपने घर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट लेकर आते हैं। सभी गांव वाले एक दूसरे की मदद करके अपने अपने पक्के मकान बना लेते हैं और उन्हें अब अपनी जमीनें भी मिल जाती हैं, जिसके बाद वो सभी अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी करके मेहनत से पैसा कमाते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सविता का बेटा हर्ष अपने घर परिवार से दूर एक शहर की बड़ी कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी के मालिक की एक बेटी भी थी जिसे हर्ष पसंद करता था। मलाइका भी हर्ष को पसंद करने लगी थी। दोनों ने शादी की और फिर हर्ष उसे अपने घर लेकर पहुंचा। हर्ष, तू और ये वरमाला सिंदूर लगाई हुई लड़की कौन है? ये आपकी बहू है। माँ, बाबा, आप सभी मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बिना बताए ही शादी कर ली। बाहू? तभी वहाँ हर्ष की भाभी ईशानी और ट्विंकल भी आ गए। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? सभी ने मलाइका की तरफ देखा। वो देखने में बहुत ज्यादा मॉडर्न लग रही थी। उसके कपड़े बहुत छोटे और बिल्कुल मॉडलों जैसे थे। हाँ भाभी, यही मेरी पत्नी है। बिल्कुल नहीं, मेरे घर की बेटी और बहुएं उनके संस्कारों की वजह से सारे गांव में जानी जाती हैं। मैं इस अधनंगी लड़की को कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी। माँ, वैसे आपको इस लड़की को एक मौका देना चाहिए। हमारी किताबें हमेशा हमें ये सीख देती हैं कि किसी को भी उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए। और माँ, वैसे भी अब अगर भैया ने इनसे शादी कर ही ली है तो अब कोई क्या ही कर सकता है। हाँ, अब मान भी जाओ। सभी के इतना बोलने पर सविता समझ गई और उसने मलाइका को आधे मन से अपनी बहू मान लिया। अगले दिन मलाइका नहाकर बाहर आई। उसने सिर्फ तौलिया ही अपने शरीर से लपेट रखा था। सभी उसे देखकर हैरान हो गए। अरे बदतमीज,
ये तू कैसे जानवरों की तरह बाहर निकल आई है? माइंड योर लैंग्वेज फर्स्ट। मेरे सामने अंग्रेजी झाड़ेगी? मैं अंग्रेजी झाड़ नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ, समझी? और मैंने मेरे शरीर पर टॉवल लपेट रखा है। अरे बेशरम, यहाँ पर तेरे ससुर जी भी बैठे हुए हैं, कम से कम इनकी तो शर्म कर। ओह माय गॉड, आपकी प्रॉब्लम क्या है? तभी वहाँ मलाइका की जेठानी ईशानी आ गई। माँ, आप अब ज्यादा गुस्सा मत करो। मलाइका, तुम अपने कमरे में चलो और जाकर कपड़े पहनो। मुझे मत सिखाओ, मैं तुम्हें सिखा नहीं रही हूँ। चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ईशानी जैसे तैसे मलाइका को समझाकर उसके कमरे में ले गई। यहाँ पर सभी को क्या प्रॉब्लम है? मलाइका, मैं तुम्हें पहली नजर में ही देखकर समझ गई थी कि तुम बहुत ही मॉडर्न हो, लेकिन यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता। तुम्हें थोड़ी हमारे कल्चर की भी रिस्पेक्ट करनी होगी, वरना इस तरह से बात नहीं बनेगी। तुमने फिर से मुझे भाषण देना शुरू कर दिया। ये भाषण नहीं है, मैं तुम्हारी जेठानी होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, एज यू विश। ईशानी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद मलाइका तैयार होकर नीचे पहुंची। नीचे उसकी ननंद ट्विंकल पूजा कर रही थी। ये सब तुम क्या कर रही हो? भाभी, वो मैं ना दुर्गा माँ की पूजा कर रही हूँ। आज उठने में थोड़ा लेट हो गई थी तो पूजा का टाइम अब मिला। आपने माँ दुर्गा की आरती की? नहीं, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह अच्छा, बट भाभी, ट्विंकल, इस घर में मुझे सिर्फ तुम ही सही लगी थी। अब प्लीज तुम भी मुझे ये भाषण देना शुरू मत करो। तभी वहाँ सविता आई। कोई काम की बात बताए तो वो तुझे भाषण लगता है। अरे आज जो भी हुआ, ऐसा कुछ भी होते हुए भी मैं आगे से देख ना लूं, वरना तुझे घर से बाहर कर दूंगी। आप मुझे क्या बाहर करोगी? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं आप सभी को बाहर करवा दूंगी। तेरे जैसी लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं। अमीरी का ज्यादा घमंड है तुझे, पर फिक्र मत कर, एक दिन तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। देखेंगे। वैसे मम्मी जी, आजकल जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सोचें बदल रही हैं, लेकिन आप हो कि आज भी बाबा आदम के जमाने में ही पड़े हुए हो। मैं तो कहती हूँ कि अब आप लोग भी थोड़ी मॉडर्न हो जाइए, थोड़े नए जमाने में आ जाइए। अगर मॉडर्न होना या नए जमाने में आना इसे कहते हैं तो तुम अपने संस्कारों और अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को ही भूल जाओ। तो हम लोग बाबा आदम के जमाने में रहना ही पसंद करेंगे। जो मर्जी। मलाइका वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली गई। माँ, तुम ज्यादा टेंशन मत लेना। मैं इस जैसे बेशर्मों की टेंशन नहीं लेती। अरे मैं यहाँ कुछ बताने आई थी, लेकिन इस लड़की के चक्कर में बताना भी भूल गई। ट्विंकल बेटा, आज मैंने घर में महापूजा रखी, बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो तुम सब भी तैयार रहना और जाकर उस बेशर्म को भी बता देना, ठीक है? जी माँ। ट्विंकल मलाइका के कमरे में गई और जोर से चीखी, भूत भूत! कहाँ है भूत? ट्विंकल रुको, मेरे पास मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। मलाइका ने अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाया हुआ था। रिलैक्स, ये कोई भूत नहीं, मैं हूँ मलाइका। भाभी, ये सच में आप ही हो? तो ये बस एक फेस मास्क है। मैं तो डर ही गई थी। सॉरी भाभी। डम्बो, बोल क्यों आई थी? वो आज शाम को घर में महापूजा है, तो आप भी तैयार होकर टाइम से आ जाना, बहुत सारे लोग आएंगे। मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मत बोलिए भाभी, हाँ मॉडर्न नई सोच का होना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग अपने संस्कार और मॉडर्ननेस साथ लेकर चल सकते हैं। और कुछ? सॉरी, चलती हूँ। ट्विंकल वहाँ से चली गई। ये मेरी कैसे घर में शादी हो गई है? यहाँ पर तो सभी बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। खैर, अभी मेरी ससुराल है तो मुझे थोड़ी बहुत इनकी भी बात माननी ही पड़ेगी। पूजा की तैयारियां बहुत अच्छे से हुई। शाम होते ही मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। ईशानी, सविता, ट्विंकल सुंदर सुंदर साड़ियां पहनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन मलाइका वहां नहीं थी। पूरे गांव को मेरी नई बहू के बारे में पता चल चुका है। सभी मुझसे उसके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगी। बाहर लोग आ चुके थे तो वहीं दूसरी तरफ। ओहो, अब इस बोरिंग सी पूजा के लिए रेडी हो? बिल्कुल नहीं, मैं किसी पूजा वूजा में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मलाइका ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां ईशानी और ट्विंकल आ गई। ऐसे कैसे तुम पूजा में नहीं जाओगी? आपकी वजह से तो ये बड़ी पूजा रखवाई गई है और आप ही नहीं जाओगी? नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी कहो, मैं नहीं जाने वाली हूँ। देखो, हम जानते हैं मलाइका, तुम ये संस्कार या फिर ये धार्मिक चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, लेकिन एक बार हमें बस एक मौका तो दो। हर्ष जी के लिए तुम बस आज इस पूजा में शामिल हो जाओ। आगे से हम कुछ भी तुमसे नहीं मांगेंगे। अच्छा ठीक है,
मगर सिर्फ आज। ऐसा मैं सिर्फ हर्ष की वजह से कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर हमें इजाजत दो। ट्विंकल और ईशानी ने मलाइका को बहुत ही सुंदर साड़ी पहनाई और उसे बहुत ही अच्छे से तैयार किया। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वाह भाभी, आप तो बिल्कुल गॉडेस लग रही हो। अमेजिंग। सच में किसी की नजर ना लगे। ईशानी और ट्विंकल मलाइका को नीचे लेकर गई। सभी मेहमानों की नजरें उसके ऊपर ठहर रही थी और सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मलाइका को साड़ी में देख सविता भी बहुत खुश हुई। अरे वाह सविता, तेरी नई बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। हर्ष का नसीब खुल गया। सभी से खुद की इतनी तारीफें सुनकर मलाइका को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे अपनी की गई हरकतों पर शर्मिंदगी भी हो रही थी। उसने पूजा के बाद अपने परिवार से माफी मांगी। चल बहू, अच्छा है कि तुझे समझ आ गया। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि जमाने के साथ साथ अपने संस्कारों को भी पकड़ कर चलना चाहिए, वरना एक दिन जमाने के आगे सर ही झुकाना पड़ता है। मलाइका अब समझ चुकी थी कि बिना संस्कारों के इंसान को कभी भी सच्ची खुशी और प्यार हासिल नहीं होता, और अब सब कुछ ठीक हो गया था।